प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है विजय दिवस, जो कि हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सिग्निफाई करता है हमारी इंडियन आर्मी की विक्ट्री, हमारे इंडियन आर्मी का वैलर, उनका करेज और उनकी स्मार्टनेस। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1971 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी और जिसका रिजल्ट था कि हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया था एंड ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे और ईस्ट पाकिस्तान से निकला था जो आज जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वह देश। उसको कैसे भारत ने आज़ाद कराया उसकी पूरी कहानी देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा महान भारत देश। इसके दोनों साइड पे दो पड़ोसी हैं हमारे। इस साइड पे पड़ता है ये रहा बांग्लादेश और इस साइड पे पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, ये एक टाइम पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के बाद, तो ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे। बेसिकली ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, और एक वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली आज का जो बांग्लादेश है हम उसको कहेंगे, जस्ट सेकेंड, आज का जो बांग्लादेश है हम उसको कहेंगे, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उस जो आज का पाकिस्तान है उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ना कंटेक्स्ट जान लेते हैं कि हुआ क्या था, बात वॉर तक सिचुएशन पहुंची क्यों थी। तो जब ये दोनों देश आज़ाद हुए, बेसिकली हमने देखा आज़ादी के टाइम पे ना ये दोनों हॉटस्पॉट्स थे, रिलीजियस टेंशंस के हॉटस्पॉट्स थे, जहाँ पे कि मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग अलग देश की डिमांड कर रही थी और इन दोनों ही जगह पे मुस्लिम कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो ब्रिटिशर्स ने इन दोनों हिस्सों को पाकिस्तान के नाम से अलग कर दिया था और इंडिया देश अलग हो गया था, हमारा भारत, महान भारत देश। ठीक है, तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना कुछ ज़्यादा दिनों तक रुके नहीं, 1948 में अगले ही साल उनका निधन हो गया था, उनको टीबी थी उसकी वजह से। और उसके बाद जो इनफैक्ट जो डिफरेंस आया इंडिया और पाकिस्तान में वो उसी चीज़ का था, पाकिस्तान में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। तो जो मिलिट्री है वो हमेशा वॉर के रीजंस ढूंढती रहती है, जैसे कि हमने देखा था, क्यों, ताकि उसकी पावर बची रहे। ठीक है, और एक और डिफरेंस था दोस्तों, ये दोनों जगह के लोग कल्चरली एक दूसरे से बहुत अलग थे। पाकिस्तान मेजरली उर्दू स्पीकिंग स्टेट था, आप देखेंगे पाकिस्तान में यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि बांग्लादेश आप देखेंगे पूरा बंगाल का रीजन था। ठीक है, ये अपने यहाँ हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल है, जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। तो यहाँ पे बंगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, बांग्ला कल्चर है बेसिकली, अगर हम कहें तो बंगाली बोली जाती है और बांग्ला कल्चर है। तो इस चीज़ में कल्चरली वो लोग अलग अलग थे। प्लस जो अंग्रेजों ने हमारे माइंड पे एक कल्चरल हेजेमनी जमाई थी, ठीक है, सो एज टू से जो कल्चरल उनका डोमिनेंस रहा था। तो वेस्ट पाकिस्तान में आप देखें जनरली लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, उनकी स्किन टोन ज़्यादा वैसी होती है। ईस्ट पाकिस्तान में बिकॉज मौसम ऐसा, क्लाइमेट ऐसा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ की स्किन टोन थोड़ी डार्कर स्किन टोन होती है, सांवला रंग होता है, गेहूं या सांवला रंग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो हेजेमनी भी जमाते हैं। तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जो आज का पाकिस्तान है, वो सॉरी वेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो आज का पाकिस्तान है, वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग, जो बांग्लादेश के लोग हैं, उनको अपने आप से इंफीरियर कंसिडर करते थे। और इस पाकिस्तान में, जो वेस्ट पाकिस्तान में ना, उस टाइम के एलिट्स बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, जो बेसिकली गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर रहे थे, चाहे वो जिन्ना हो, भुट्टो फैमिली हो, जो भी हो, वो इस वेस्ट पाकिस्तान में सभी लोग रहते थे और वो कंट्रोल कर रहे थे। इनफैक्ट उसके बाद जो जनरल्स वगैरह आए हैं, जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स रहे हैं, वो इस्लामाबाद जो उसकी कैपिटल है, कराची हुआ, कराची पोर्ट सिटी है, मुंबई की तर्ज पे थी। उसके अलावा अमृतसर के जस्ट साइड में आपका लाहौर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे सेंटर्स बड़े बड़े जो मेजर सेंटर्स इस साइड भी थे, जैसे कि ढाका था, चितगोंग था, बट वेस्ट पाकिस्तान जो था वो ज्यादा प्रोमिनेंट था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब उस पाकिस्तान में काफी टाइम तक जिन्ना के बाद एकदम मिलिट्री रूल लग गया। काफी टाइम तक इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई 1965, जो कि एक स्टेलमेट था, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। हम ये नहीं कह सकते कौन जीता कौन हारा, बट बेसिकली वी काइंड ऑफ डिफीटेड पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि हमारा पलड़ा बहुत वाइड था, लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लीड किया था। ठीक है, उसके बाद 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए दोबारा डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो जो जनरल मोहम्मद थे पाकिस्तान 1965 वॉर के बाद उन पे प्रेशर बना, 1969 में उनको पब्लिकली रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि इंडिया को जीत नहीं पाया। उन्होंने काफी सारे रिसोर्सेज लगा दिए थे इंडिया को हराने में, हरा तो पाए नहीं थे इंडिया को। ठीक है, इनफैक्ट हमने बहुत करारा जवाब दिया था। उन्होंने थोड़ा रीजन कैप्चर किया था, लेकिन हमने उनका बहुत ज्यादा रीजन कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान का। तो फिर ट्रीटी हुई थी मॉस्को में, ताशकंद में, जहाँ पे दोनों ने वापस अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए थे, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन भी हो गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और 1970 में जनरल इलेक्शन हुए। उसमें क्या हुआ, अब ईस्ट पाकिस्तान में सीट्स ज्यादा थी। ठीक है, 162 सीट्स थी, यानी कि जो बांग्लादेश है उसमें 162 सीट्स थी, यहाँ 138 सीट्स थी। और इसमें आवामी लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ मुजीबुर रहमान, ये लोग इलेक्शन जीत गए, 160 सीट्स जीत गए, प्लस 7 वुमेन सीट्स जो रिजर्व थी, टोटल 167 सीट्स जीत गए और इनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई। इधर वेस्ट पाकिस्तान में 2-3 ग्रुप थे। एक तो पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान थी, पीपीपी जिसको कहते हैं, भुट्टो की पार्टी जो थी,
वो सिर्फ 81 सीट्स जीत पाई 138 में से, और 5 वुमेन सीट्स, टोटल 86 सीट्स। अब आप पूछेंगे बाकी सीट्स कहाँ? बाकी सीट्स मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग से जुड़े काफी सारे छोटे छोटे फैक्शन से उनमें बढ़ गई थी, ठीक है। अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह निकल आए थे, उनकी पार्टीज ने जीत ली। तो प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई, ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को ये बात मंजूर नहीं थी, ठीक है। तो जुल्फिकर अली भुट्टो जो उस टाइम के पीपीपी के लीडर थे, और जनरल याया खान जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट का रोल अदा कर रहे थे एक तरह से, इन लोगों ने डिसाइड किया कि उनके हाथ में पावर नहीं देंगे। 1970 दिसंबर में इलेक्शंस हुए, 3 महीने हो चुके हैं, उनको उनकी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए आवामी लीग को इनवाइट ही नहीं कर रहे, लोग बनने ही नहीं दे रहे, इनफैक्ट ये चाहते नहीं थे। इधर खबर फैल गई कि जुल्फिकर अली भुट्टो एक बिल लेके आएगा जिसमें कि ये लिखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर या जो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान की ही होगी, बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान की चलेगी नहीं। और इनफैक्ट इनको इतनी सीट्स मिली भी क्यों थी? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को इंफीरियर कंसिडर करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, वेस्ट पाकिस्तान के लोग भी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ उसी तरह से ट्रीट करते थे। कल्चरली डिफरेंट होने की वजह से उनको इंफीरियर बोलते थे, ठीक है, ऐसे बोलते थे तुम किसी लायक नहीं हो, उस तरह से। इसलिए वहां पे अपराइजिंग बहुत था, उस अपराइजिंग के चलते वो जीत गए। अब उन्होंने इलेक्शन जीता था, ठीक है, इट वॉज लीगली वन, एक लेजिटिमेट तरीके से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सप्रेस करे, तो ये बात फैलने लग गई कि वो अब सप्रेस करेंगे। इसलिए उन लोगों ने काइंड ऑफ सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। उन लोगों ने कहा कि भाई हमें अपना अलग देश दो, तुम हमसे नहीं वो कर सकते। इनफैक्ट कॉल लगा दी थी ऑलमोस्ट 3 या 4 मार्च को। शेख मुजीबुर रहमान ये रहे जो जिनकी लीडरशिप में सब चला था, उन्होंने कॉल लगा दी कि हमें तो अपना अलग देश चाहिए। इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया 25 मार्च को बाय पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है, पाकिस्तानी पुलिस। और इन लोगों ने फिर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया बांग्लादेश का कि हम अपना एक नया देश यहाँ से 26 मार्च को, उसके अगले ही दिन, इसी दिन को बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है वहां पे, ठीक है। और पाकिस्तान ने इसके बाद पाकिस्तान एज इन वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें जो कि बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी या बांग्ला सिंपथाइजर्स थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जाने लगा। बहुत गंदा कत्लेआम मचा, बहुत गंदा कत्लेआम। इनफैक्ट इतना बुरा हाल कर दिया था। उसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने अपेक्षा ही नहीं की थी कितना बुरा हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स आए, पूरी तरह से कत्लेआम। अप्रोक्सीमेटली 30 लाख बंगालियों का हमारा था, ठीक है, वो भी बंगालीज ही हैं, ठीक है, बांग्लादेशी, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर है। उन्होंने 30 लाख लोगों को मारा, एंड इनफैक्ट इट इज एट अराउंड 4 लाख women were raped, ठीक है। दीज फिगर्स डोंट हैव एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बट दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। और रेप्स भी मतलब सिंपल रेप्स नहीं, बहुत बुरी तरह से रेप होता था। इतना होता था दैट आर्मीज यूज्ड टू रेप डॉटर्स एंड मदर्स इन फ्रंट ऑफ द होल फैमिली, और उसके बाद फैमिली को मार दिया जाता था, एक इंसान को छोड़ दिया जाता था बताने के लिए। मतलब ह्यूमैनिटी वाज थ्रोन अवे लिटरली, इतना बुरा हाल था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, 2 चीजें हुई इसलिए। एक तो आतंक मच गया बांग्लादेश में पूरे, ठीक है, उसकी वजह से लोग वहां से भाग भाग के ना रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया, इंडिया में घुसने लग गए। जो अब इंडिया में आज एनआरसी वगैरह ये सब मुद्दे उठ रहे हैं, ये उसी का रीजन है, उसी रीजन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश से काफी सारा इन्फ्लक्स हुआ था हमारे देश में, काफी सारे रेफ्यूजीज लोग शरण लेने के लिए इंडिया में घुसने लग गए। एंड इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इंडिया खुद एक डेवलपिंग नेशन था, काइंड ऑफ सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, पुअर कंट्री था यार। उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, नए नए आजाद हुए थे हम खुद। अपनी अभी 2 वॉर्स झेली थी, 1962 में चाइना से, 1965 में पाकिस्तान से, हम खुद जूझ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा थी। इतने में इतने सारे लोग रेफ्यूजी कराए, इतने सारे लोग इंडिया में घुस जाएंगे तो हम उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, ठीक है। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने जनरल मानेकशॉ से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मार्च स्टार्ट कीजिए, आप अटैक कीजिए, ठीक है, आप अटैक कीजिए। उधर मुक्ति बाहिनी सेना बन गई थी बांग्लादेश में। मुक्ति बाहिनी सेना क्या थी, जो ईस्ट बांग्लादेश की आर्मी थी, पुलिस थी, ये सब लोग, प्लस जो नॉर्मल पीपल अब जिनके साथ गलत हुआ वो सब इसको जुड़ने लग गए। सिविल डिसोबीडियंस एक तरह से स्टार्ट हो गया था, सिविल वॉर छिड़ गई थी, उस साइड के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वॉर छिड़ दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पीएम इंदिरा गांधी और जनरल मानेकशॉ के बीच एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हुआ कि किस बात को लेकर अटैक। जनरल मानेकशॉ ने एडवाइस किया, एंड इट वाज अ वेरी गुड एडवाइस टू इंदिरा गांधी कि मैडम प्राइम मिनिस्टर अभी आप रुक जाइए। वो अप्रैल का महीना था, मार्च में उन लोगों ने फिर स्टार्ट किया, अप्रैल में इंदिरा गांधी ने कहा हमला करो। जनरल मानेकशॉ कहते नहीं, अभी नहीं, अभी ये देखो, ये हमारा महान भारत देश है। अगर इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा था मॉनसून, बारिश हो रही थी बहुत तेज, और ये जो यहाँ की मिट्टी है अच्छी एलुवियल सॉइल, और यहाँ पे पूरा स्वाम्पी हो जाता है, पहाड़ आती है बिहार में, आपने सुना होगा ना, बिहार बांग्लादेश रिवर्स ओवरफ्लो होती है, यहाँ पे उस टाइम पे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, सारा दल कीचड़ कीचड़ एरिया। प्लस इस साइड पे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है सूखा और मानसून रीजन।
अगर हम उस टाइम पे वॉर करते तो यहाँ पे इधर कश्मीर और ये वाला फ्रंट खुल जाता हमारा, इधर से चाइना जो पाकिस्तान का दोस्त था वो अटैक कर सकता था, और इधर इंडिया को 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ जाती, 3 देशों से लड़ाई लड़नी पड़ जाती, एक तरह से 2 देशों से, पाकिस्तान और चाइना से, लेकिन 3 फ्रंट्स खुल जाते, हमारी सेना डाइवर्ट हो जाती, ठीक है, हमारी आर्मी रिसोर्स डाइवर्ट हो जाते, हम उतने केपेबली फाइट नहीं कर सकते। जनरल मानेकशॉ ने कहा मैम अभी मत कीजिए, नवंबर का इंतजार करिए, नवंबर में इतनी ठंड पड़ती है कि ये एरिया ना सारा बर्फ से ब्लॉक हो जाता है, कश्मीर और ये सारी पोस्ट ब्लॉक हो जाएगी, ना चाइना कुछ कर पाएगा, ना पाकिस्तान ऊपर कश्मीर से कुछ कर पाएगा, इधर ही थोड़ा सा रीजन खुला रहेगा, इसको हम संभाल लेंगे, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं इजीली उसके बाद, ठीक है। इतनी बर्फबारी हो जाती है यहाँ पे, उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग भी इतनी नहीं थी कि भाई जो जहां खड़ा है, जिसका जहां खड़ा है वो सब वहीं जम जाएगा, ठीक है। तो जनरल मानेकशॉ की एडवाइस इंदिरा गांधी ने फॉर्चुनेटली मानी, और उन्होंने कहा कि इन द मीन टाइम आप क्या कीजिए, आप मुक्ति बाहिनी सेना को फाइनेंशियल हेल्प दीजिए, उन्हें हथियार दीजिए, उन्हें मॉरल सपोर्ट कीजिए, इंटरनेशनल उसमें एजेंडा उठाइए, और इनडायरेक्टली सपोर्ट कीजिए बांग्लादेशीज को। जब तक हमने वो किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इंडिया पे, उनको लगा इंडिया हमला करने वाला है, ऑब्वियसली दोनों देशों में एक दूसरे के जासूस होते थे, नाउ इंडिया वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वॉर घुसने की, ठीक है। अब हमें क्या हुआ, पाकिस्तान इतना बेवकूफ था, उन्होंने खुद हमें बहाना दे दिया। 3 दिसंबर 1971 को ना उन्होंने एक अटैक कर दिया, एयरफोर्स अटैक किया इंडिया पे, एयर स्ट्राइक्स किए, हालांकि उसमें इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट कहते हुए कितने बेवकूफ लोग थे, अगर अटैक करना ही था तो इतना विध्वंस अटैक करते, पहला अटैक करते कि इंडिया की कमर टूटती, पर नहीं आए, अटैक करके चले, कुछ भी नहीं हुआ, एक इंसान भी नहीं मरा, इतना फालतू का अटैक था, ठीक है। हालांकि ठीक है एयर बेसिस वगैरह पे उन्होंने अटैक वगैरह किया, बट इतना इंडिया को कुछ नुकसान नहीं हुआ, प्लस इससे हमारा फायदा हो गया, हमारा क्या हुआ, हमें रीजन मिल गया कि देखो पाकिस्तान ने पहले हम पे हमला किया, नाउ वी वर द डिफेंडिंग साइड्स, ठीक है, हमने अटैक नहीं किया, वी वर नॉट द एग्रेसर, हमने वॉर छेड़ी नहीं, हम पे छेड़ी गई है, इंडिया वॉज वेटिंग फॉर दिस। प्लस अब इन लोगों ने चीज देखना, लॉन्जेवाला की बैटल हुई 4 दिसंबर, वेरी फेमस बैटल ऑफ लॉन्जेवाला, इधर यहाँ पे ना एक लॉन्जेवाला करके एक शहर पड़ता है राजस्थान में, इस साइड पे लॉन्जेवाला करके एक शहर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे उनको खबर मिली कि सिर्फ 120 लोगों की बटालियन है, ठीक है, 120 लोगों की तैनाती हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, वो इसी पे बनी है, पाकिस्तान को खबर मिली कि सिर्फ 120 है, उन्होंने कहा हम इस साइड से इंडिया को इन्वेड करते हैं, ठीक है। वो अपनी टैंक बटालियन लेके आ गए, इट इज एट अराउंड 1400 पीपल, प्लस टैंक्स से पूरी टैंक की कंपनी लेके आ गए अपनी पूरी, और इधर सिर्फ 120 लोग। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी, इनकी बहादुरी का, करेज का, मतलब जितनी तारीफें की जाए कम है, ही वॉज दी कमांडिंग ऑफिसर, इनको ऑर्डर दे, ये कमांडिंग ऑफिसर थे, प्लस बीएसएफ के कुछ जवान थे इनके साथ, ठीक है। बॉर्डर मूव में सुनील शेट्टी का जो रोल है वो बीएसएफ के थे, इनको ऑर्डर मिले कि सर वो टैंक रेजिमेंट है, आप ऑब्वियसली उनसे नहीं भिड़ पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप पीछे हट जाइए, बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, लेकिन हम अगर आप पीछे हट जाएंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज दैट वाज एडवाइस, वो एक सोची समझी बात थी, और ठीक है जायज भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चन्नी ने पीछे हटने से मना कर दिया, ठीक है। सिख सरदार उन्होंने तो वही बात कर दी कि 1 से 1.25 लाख बेड़ा ताई गोविंद सिंह नाम का बात चिड़िया नाल बाज लड़ावा, वही कि अपना फुल स्पिरिट में पूरा चार्ज करके उन लोगों ने बहुत दिमाग से काम लिया, उन लोगों ने क्या किया, माइंस बिछा दी, उन्हें बस कुछ माइंस थे, एंटी टैंक माइंस बिछा दी उन्होंने वहां पे रेत में, ठीक है। और वो साइड से जब आ रहे थे लॉन्जेवाला से, इनफैक्ट लॉन्जेवाला आप देखिए ये इधर पड़ती है लॉन्जेवाला, ये रही लॉन्जेवाला पोस्ट, ठीक है। ये सभी वो साइड है जहाँ पे इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में रही है आज तक, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए मैप्स इनफैक्ट। तो लॉन्जेवाला में उन लोगों ने क्या किया, ऐसे टैंक माइंस बिछा दिए स्टार्टिंग में, लेकिन इतने टैंक माइंस भी नहीं थे इंडियंस के पास, तो उन्होंने बहुत दिमाग का काम किया, आगे आगे तो टैंक माइंस बिछा दिए, और उनके पीछे ना पत्थर वत्थर भर के जो उनके खाने के टिफिन होते हैं ना लोहे के, वो छिपा दिए, ठीक है। तो जैसे ही वो आए, उनका पहला टैंक फटा, उन्होंने देखा आगे तो माइंस बिछे हुए हैं, तो उन्होंने फिर अपनी आर्मी के सैनिकों को भेजना स्टार्ट किया कि भाई जाओ वो निकाल के लाओ। इंडियन आर्मी थोड़ी एडवांटेजेस पोजीशन पे थे, हम ऊपर हिल पे थे, वहां से लोग फायर कर रहे थे, उनको लगभग 6 से 8 घंटे लग गए यही काम करने में। उन बेवकूफों को उन्होंने टिफिन निकाल के जाते, भारी थे, उनको लगा माइन बड़े प्यार प्यार से लेके जा रहे, फट ना जाए। वहां जाके बाद में जब उनको रियलाइज हुई ये बात कि भाई ये तो टिफिन है और ये तो खाली है, तब लगभग सुबह के 4 बज चुके थे, ठीक है। और 5 प्रॉब्लम क्या थी, मेजर कुलदीप सिंह ने ये सोच रखा था कि अगर हमारी एयरफोर्स आ गई, एयरफोर्स इनको खदेड़ देगी, लेकिन एयरफोर्स उस टाइम पे रातों को प्लेन उड़ नहीं सकते थे, हमारे पास हॉकर हंटर प्लेन्स होते थे ब्रिटेन के, ठीक है, वो रातों को उड़ नहीं सकते थे, तो एयरफोर्स खदेड़ देती, इनको पता था इनको बस सुबह तक रोक के रखना था। तो 3-4 तो उनको उसी में बच गए, और जब उन्होंने टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ाई भी, तो उन्होंने क्या किया था, गड्ढे खोद दिए थे, ऐसे बोल ट्रेंचेस जिसमें वो कहते हैं ना, ट्रेंचेस खोद दिए थे पहले, ये बात पता लगती, तो टैंक्स उनमें गिरने लग गए, वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं कर पाए। 125 लोगों ने 1400 लोगों की पूरी 1400 से 2800, वी डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर्स, मतलब मुझे नहीं पता, दे माइट बी, बट उनको रोक दिया था। एंड इनफैक्ट इट इज सेड कि पाकिस्तान, ये लोग इतने जोर से चिल्लाए थे जय माता दी और
भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कि पाकिस्तानी आर्मी, इट इज सेड कि पाकिस्तानी आर्मी, उनमें अफरा तफरी फैल गई थी कि सर हमें तो गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ये तो 600 लोगों की कंपनी है, यहाँ पे पूरी बटालियन है 600 लोगों की, 100-125 लोग नहीं है। तो दिस वाज द व्हीलर ऑफ इंडियन आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इनफैक्ट आज भी वो इंडियन आर्मी इज ए पॉलिटिकल एंड दी लास्ट इंस्टीट्यूशन जो डिफेंड के लिए जिसको बुलाया जाता है आज भी इस कंट्री में। तो 125 मैन अगेंस्ट द फुल कंप्लीट टैंक रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान। हंटर जेट्स, हॉकर हंटर जेट्स ब्रिटेन से हमने ले रखे थे, वो यूज किए थे। सुबह तक इन लोगों ने रोका, उसके बाद तहस नहस कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्राइक पाकिस्तानी आर्मी को मिला। और ये लोंजेवाला से जो घुसने की इन्होंने इधर से कोशिश की थी, ठीक है, वो उनकी सफल रही। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था ये, ठीक है। उन्होंने कहा कोई नहीं, लेकिन नाउ इंडिया वाज ऑन ऑफेंसिव। इंडियन सब कहाँ रुकने वाले थे, अब तो हम घुसने वाले थे। 5 दिसंबर अगले दिन हमने कराची पोर्ट उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन त्रिशूल हिंदी में कहेंगे तो, त्रिशूल ऑपरेशन में, ट्राइडेंट ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी का कराची हमने पोर्ट, जो पोर्ट था वहां से शिप्स वगैरह सारे उनके नेवल वेसल्स वगैरह सब कुछ वहीं से निकलने थे, सब जाके तहस नहस कर दिया। मुंबई से चले थे, मुंबई से उसके बाद खोसा रुके गुजरात, वहां से अटैक करे, अटैक करते रहे, वापस आते रहे, करते रहे, मतलब पूरा कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखिए इमेजेस कराची पोर्ट की, ये पूरा तहस नहस कर रखा है। जो शिप मिल रहा था, कार्गो शिप भी मिल रहा था, वो भी उड़ा रहे थे, ठीक है। वहां से कोई शिप निकलने नहीं दिया। आईएनएस विक्रांत, अब इंडियन वाटर्स में आईएनएस विक्रांत का दबदबा था। आईएनएस विक्रांत क्या था, एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया के पास उस टाइम पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर था। और हमने कराची तो उनका उड़ा ही दिया था, ठीक है। अगर हम देखें तो कराची पोर्ट कहाँ पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, ये कराची पोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ मुंबई से जाके और यहाँ खोसा है, यहाँ से और यहाँ से हमने अटैक किया, कराची पोर्ट पूरा उड़ा दिया। इनकी साइड का कट कर दिया। और इस साइड पे इनका मेन चित्तगोंग पोर्ट था, राइट साइड पे, ईस्टर्न साइड पे, ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमने अब कराची पोर्ट तो उनका उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी काफी वो कम हो गया। अब उनको लगा कि भाई अगर हमें जीतना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, आईएनएस विक्रांत को उड़ाना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों, पाकिस्तान को उस टाइम पे यूएसए सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो यूएसए ने उनको अपनी एक सबमरीन दे रखी थी लीज पे, यूएसएस डियाब्लो। इट वाज नोन अ वेरी पोटेंट सबमरीन थी, मतलब खौफ था इस सबमरीन का, ऐसी वैसी सबमरीन नहीं थी। पीएनएस गाजी, इसको गाजी के नाम से उन्होंने इंडक्ट किया था। पीएनएस मतलब पाकिस्तान नेवल सर्विस, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल सर्विस। आईएनएस विक्रांत को उड़ाने के लिए सबमरीन को भेजा गया, ठीक है। लेकिन आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए अब इंडियंस ने दिमाग लगाया, कह रहा, और ये पहली पाकिस्तान की पहली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास, यूएस से इन्होंने लीज पे ली थी। इन्होंने उस टाइम पे इसको सबमरीन को हराने वाला ना, अगर इस सबमरीन को कोई फोड़ सकता था, उसके लिए चाहिए होता है डिस्ट्रॉयर्स। तो डिस्ट्रॉयर था इंडिया के पास आईएनएस राजपूत, लेकिन वो उस टाइम यहाँ पे था नहीं। आईएनएस विक्रांत यहाँ पे घूम रहा था, वो सबमरीन इधर से उन्होंने भेज दी थी। इधर आईएनएस विक्रांत था कहीं तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। और ये आईएनएस राजपूत इधर विशाखापट्टनम में रिपेयर हो रहा था। इसमें थोड़ी सी छोटा सा माल फंक्शन आ गया था, तो ये रिपेयर हो रहा था। और ये उस टाइम के यूएसएसआर ने हमें बना के दिया था, डिस्ट्रॉयर क्लास थी ये, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब हम क्या करें, अगर वो गाजी पहले तक पहुंच जाती, आईएनएस विक्रांत को खत्म, हरा देती, मार देती, गिरा देती, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता इंडिया को, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज मिल जाता। तो हमने एक बहुत समझदारी वाला काम किया। इनको पता तो था ही कि जासूस हैं पाकिस्तानी आर्मी के, इंडियन उसमें होंगे ही, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कॉल्स मिलाने स्टार्ट कर दिए विशाखापट्टनम में इनडायरेक्टली। कहते बहुत बड़ा जहाज आने वाला, बहुत बड़ा जहाज आने वाला, इतना राशन खाली करो, इतना वो करो, इतना वो करो। इनडायरेक्टली पाकिस्तान तक मैसेज पहुंचा दिया कि हमारा जो आईएनएस विक्रांत है ना, वो विशाखापट्टनम में लैंड करेगा, हम उसको वहां लेके जा रहे हैं। उसको एक्चुअल में लेके जाते शायद चेन्नई या मदुरई, तमिलनाडु के किसी पोर्ट पे लेके जाते, लेकिन इनको बता दिया इनडायरेक्टली फोन कर करके, मतलब डेली फोन हो रहे हैं। वो कह रहे कि ब्यूरोक्रेट्स की तो आदत होती ही, उनको तो हर चीज में छुट्टियां लगती है। कह रहे हम छुट्टी मनाने आ रहे हैं परिवार के साथ, विशाखापट्टनम आ रहे हैं 10 दिन के लिए, इतने बच्चों का इंतजाम कर दो, हमारे ये कर दो, 6 महीने तक वहीं रुकेंगे, ये है वो है। तो पाकिस्तान को पूरा हो गया कि जो विक्रांत है ना, वो विशाखापट्टनम में है। वो लोग इसको गाजी को लेके यहाँ विशाखापट्टनम पहुंच गए। हमारा आईएनएस राजपूत बैठा था रेडी, उसने आते ही खत्म इनकी जो पीएनएस गाजी थी, पीएनएस गाजी को उड़ा दिया, ठीक है। आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को कर दिया, और दिस वाज द सेकंड ब्लो। अब पाकिस्तान की मतलब कमर टूटनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम कहाँ रुकने वाले थे, उसके बाद हमने चिट्टगोंग एयरपोर्ट भी उड़ा दिया। सॉरी एयरपोर्ट कह रहा हूँ, सी पोर्ट। चिट्टगोंग सी पोर्ट जो था, ये वाला चिट्टगोंग सी पोर्ट, जो कि बांग्लादेश में लाई करता है, यहाँ उनका मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अब ये देखो दोस्तों, इससे हुआ क्या, हमने इधर से कराची उड़ा दिया, इधर से चिट्टगोंग उड़ा दिया, रास्ते में जो इनके वो पोर्ट्स दोनों उड़ा दिए, इनकी मेन फ्रीटर्स वगैरह सब उड़ा दिए। इधर विक्रांत खड़ा है, किसी के बाप में दम नहीं, इधर से आ जाए कोई, ऊपर से जा नहीं सकते, एयर से किसी को मरना है, इंडिया इतने नीचे से इतनी मिसाइल मार दे, तुम जा नहीं सकते। यहाँ जो आर्मी थी ना बांग्लादेश के अंदर, कट ऑफ हो गई, पूरी तरह से कट ऑफ हो गई। ना उनके पास राशन आ रहा, ना उनके हथियार आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। सारी सप्लाई तो यहीं से जाती थी। मेन तो वेस्ट पाकिस्तान में था, ईस्ट पाकिस्तान में तो 90,000 ट्रूप्स जो थे वो थे,
और वो कितने दिन चलाएंगे, वो उनकी फैमिलीज भी है, सब कुछ है। इधर से मुक्ति बाहिनी सेना ने अटैक करना अपने तेज कर दिए, गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी, आए मारा वापस भाग गए, आए मारा वापस भाग गए, इनको ब्लोज डील करने स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट इंडिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अब, ठीक है। इंडियन आर्मी ने भी थोड़ा थोड़ा मार्च करना स्टार्ट कर दिया, घेरने लग गए दोनों साइड से। ये देखिए इधर ट्रिब्यून की रिपोर्ट, 2 पाकिस्तान वॉरशिप्स, ट्रिब्यून अमृतसर में छपता है, इंडियन न्यूज़पेपर है, पाकिस्तानी वॉरशिप्स गिरा दी थी, एक सबमरीन संक कर दी, और रशिया ने वार्न कर दिया था। रशिया की अगस्त में इंडिया से पहले ही फ्रेंडशिप ट्रीटी हो चुकी थी, ठीक है। तो रशिया ने वार्न कर दिया था बाहर की ताकतों कि भाई इंटरनल मैटर है दो देशों का, तुम नहीं घुसोगे। लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करता था यूएस कैसे बर्दाश्त करे, ठीक है। ये देखिए चिटगांव एयरपोर्ट, ये यहाँ पड़ता है चिटगांव एयरपोर्ट, इसको भी कर दिया था, बेसिकली सप्लाई लाइन्स इनकी काट दी थी। ऐसे में क्या हुआ, यूएस आ गया। यूएस ने अपना 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा, पैसिफिक ओशन की फ्लीट है, सबसे बड़ी फ्लीट थी यूएस की उस टाइम की, वो भेज दी इंडिया की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बेसिकली इंडिया पे अटैक करने। वो लोग इधर से आ रहे थे, ठीक है, इधर से आ रहे थे वो बेसिकली घूम के इतना पैसिफिक ओशन से, और इधर से 7th फ्लीट आ रही थी। प्लस साथ में ब्रिटेन ने अपना भेजा ईगल करके उनका एक शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर ही था, या डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर था, ईगल के नाम से, HMS ईगल, और वो भेज दिया। और इधर से यूनिट का 7th फ्लीट आ रहा है, ठीक है। इंडिया ने तुरंत फोन लगाया अपने दोस्त रशिया को। ये देखिए ये ईगल की फोटो है और ये यूएस का 7th फ्लीट, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल इन साइज, इतना बड़ा, प्लस उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, इतने सारे वो हैं। इंडिया के पास तो एक था और वो भी पुराने जमाने का था, ये तो यूएस से तो नहीं ले सकते थे पंगा, ऑब्वियसली वो तहस नहस कर देता, ठीक है। तो इंडिया ने तुरंत अपने दोस्त रशिया को, यूएसएसआर उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, उसको कॉल लगाया। इंडिया ने अगस्त में ही यूएसएसआर से सबको देखते हुए पीस ट्रीटी साइन की थी, सोवियत से फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी साइन की थी अगस्त 1971 में, ठीक है। ऑल सीजन फ्रेंड ने जो यूएसए का बे ऑफ बंगाल में अपने 40th फ्लीट भेज दी। 40th फ्लीट, ये देखो रशिया की 40th फ्लीट, ये अपना जो खीरा पूरा जो खीरा लेके आ गए, और पहले ही बे ऑफ बंगाल में इन्होंने, इधर बे ऑफ बंगाल में 40th फ्लीट इसने ऐसे जमावड़ा लगा लिया था। इनफैक्ट ईगल ने कहा भी था कि इट इज टू लेट, हम आगे नहीं जा सकते यूएसए, और ये इसको कह दिया, इधर एक बेसिकली बाउंड्री क्रिएट कर दी कि इससे आगे जो आएगा हम उसको फोड़ देंगे सीधा। फिर यूएस ने धमकी दी कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया बोला जितने तुम्हारे पास जहाज हैं, जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, उससे 10 गुना ला रखे, और उसके बाद गिनती छोड़ी, इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, कह रहा आओ। उसके अलावा यूएसएसआर का एक येमन, ये देखो इधर येमन देश पड़ता है, कह रहा इधर भी इनका सपोर्ट था, कह रहा इधर से ही मारना स्टार्ट कर देंगे ज्यादा हरकत करी तो। और पाकिस्तान को बोल दिया इधर से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, ईस्ट तो जाएगा ही जाएगा, ये वाला भी जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा वो करी। उन्होंने कहा कि इनको आपस में लड़ने दो, इनका आपसी मामला है, पाकिस्तान ने हमला स्टार्ट किया था, इनको करने दो वरना खत्म हो। उसके बाद क्या किया, इंडिया ने फाइनल ब्लो मारना स्टार्ट किया। इंडिया बोला हो चुका है, यूएसएसआर साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान, इनफैक्ट यूएन में क्या हुआ, इसी बीच यूएसए ने एक बिल लेके आया, एक रिपोर्ट लेके आई यूएसए की, रेजोल्यूशन लेके आया कि सीज फायर करवा दो एट द एंड। सीज फायर का मतलब जो जहां है वहीं रुक जाएगा, कि उसके बाद हम देख लेंगे। यूएसएसआर ने उसको वीटो कर दिया, इनके पास वीटो की ऐसी पावर दे रखी, भगवान वाली पावर है, जो इनके पसंद नहीं आता वीटो कर दिया। रशिया ने, जो कि अर्स्टवाइल उस टाइम पे यूएसएसआर था, वीटो कर दिया उस चीज को भी, कि वीटो कि इस बात पे डिस्कशन नहीं हो गया, आगे बढ़ो। इंडिया को गो सिग्नल दिया कि जाओ। इंडिया ने ऐसे ऐसे काम करे, इंडिया ने पैराट्रूपर्स गिरा दिए अपने, ठीक है, फ्लाइट्स अपने पैराट्रूपर्स लैंड करने स्टार्ट करा दिए। और इसमें लोग कम थे, इंसान कम थे, पुतले ज्यादा थे बेसिकली, ठीक है। पुतले या वो जो मैनिकन्स होते हैं ना, जो शोरूम्स में खड़े मिलते हैं, वो गिरा दिए इंडिया ने अपनी। इतना मतलब वी वो ये था हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग से, और इसी के बल पे जीते हैं। तो इस दिमाग के चक्कर में हमने पुतले गिराने स्टार्ट कर दिए। मतलब वो लोगों ने ये नहीं देखा कि आए हैं नहीं आए फौजी, उनकी तो देख के हालत खराब हो गई, इतने आदमी, खबर फैल गई। बीबीसी ने और काम कर दिया, बीबीसी ने खबर फैला दी कि 5000 सोल्जर्स इंडिया ने पैराट्रूप्स कर दिए, पैराट्रूपर कमांड उस कर दिए, अब वो घर घर जाके मारना स्टार्ट करेंगे। उधर से मुक्ति बाहिनी सेना एनरेस्ट थी ही, वो मार रही थी इन लोगों को घर घर जाके, डोर स्टेप जाके, जो कि काम पहले पाकिस्तानी आर्मी ने किया था, घर घर जाके लिटरली रेप्स करे उनकी औरतों के। और इनफैक्ट ये कहानी है कि उनको ये वो दे दी गई थी हिदायत औरतों को, बांग्लादेशी औरतों को, कि अगर तुम्हें कैप्चर कर ले, अमार सुनार बांग्ला जो उनका नेशनल एंथम है, वो गाने लग जाना, बिकॉज वो टॉलरेट नहीं करते, सीधा गोली मार देते हैं पाकिस्तानीज। अगर वो इसलिए ना पकड़ती, अमार सुनार बांग्ला गाने लग जाते थे, अपना नेशनल एंथम गाने लग जाते थे, कि डायरेक्ट मार देंगे, रेप वेप ये बुरी काम नहीं होंगे हमारे साथ। इतना बुरा टॉर्चर किया था उनको। ऐसे में क्या किया, बीबीसी की न्यूज आपकी तरफ फैली, पाकिस्तान में सप्लाई लाइन्स कट हो चुकी थी, ठीक है। मुक्ति बाहिनी सेना और इंडियन आर्मी ने अपने एडवांस कर दिए थे, यूएसएसआर का ने अब वीटो कर दिया था। ऐसे में क्या हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह मिले वहां के जनरल ए के न्यास से, जो कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे ईस्ट पाकिस्तान को संभाल रहे थे पूरा। उनसे मिले, उन्होंने कहा आधे घंटे कर रहे हैं। इट वॉज अ ग्रेट ब्लफ, बहुत बड़ा ब्लफ था इनफैक्ट,
कह रहा आधे घंटे का टाइम देते हैं तुम्हें। इनफैक्ट उससे पहले इंडिया ने उनके गवर्नर हाउस को फोड़ दिया था, मिसाइल मारी, गवर्नर हाउस खत्म। गवर्नर इतना डर गया, रिजाइन दे दिया कि भाई मैं नहीं हूँ, मुझे माफ करो, मेरा लेना देना नहीं है, तुम लोग जीतो वो करो, मेरी पोस्ट से हट गया था डर के कि भाई लीडर को उड़ाएंगे। उन्होंने अगला इनको कह दिया, कह रहा एक घर हमने उड़ा दिया, तुम्हारा उड़ाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें, ठीक है। प्लस उन्होंने सीधी सी बात कही इनको कि तुम 90,000 ट्रूप्स हो, यू आर सोल्जर्स, तुम लोग झेल जाओगे, टॉर्चर भी झेल जाओगे, शायद मरने से नहीं डरते होगे, लेकिन 90,000 लोगों के साथ उनकी फैमिलीज रह रही हैं। और तुम्हें पता है तुम लोगों ने क्या बुरा हाल किया है इन लोगों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ। सोचो तुम्हारी फैमिली के साथ मुक्ति बाहिनी सेना क्या करेगी, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या वो सेम सलूक नहीं करेंगे जब उन्हें मिलेगा। दे आर एनरेज्ड विद एंगर एंड रिवेंज, उनको बदला चाहिए। आधे घंटे में जनरल ए के नियाज मान के सरेंडर करने, उन्होंने कहा पब्लिक सरेंडर। पहले मना करते कि आज तक पब्लिक सरेंडर किसी भी आर्मी ने कभी नहीं किया था दुनिया में, पब्लिक सरेंडर कभी नहीं, एक आर्मी दूसरी आर्मी के सामने सरेंडर करके पब्लिकली कभी नहीं किया था। आधे घंटे में इनको मना लिया कि पब्लिक सरेंडर करोगे, और दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। इन्होंने कहा था तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है, वी प्रॉमिस कि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिलीज को हम बचा लेंगे। पाकिस्तानी आर्मी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन किया था जनरल जगजीत सिंह के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाज ने। इधर से फील्ड मार्शल मानेकशॉ इंडिया के हेड थे, ठीक है, और उधर जनरल याया खान थे जो हेड थे पाकिस्तान के। आज तक का इकलौता पब्लिक सरेंडर है और सबसे बड़ा पब्लिक सरेंडर है दुनिया में आज तक का। इनको ये देखो सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के टाइम अपनी गन्स वगैरह डाल रहे हैं, अपने एम्बलम स्टार वगैरह सब सिंबल छोड़ते हैं। एक तरह से कैदी खुद को कैदी मान लेते कि हम आपके आश्रय पे हैं, जो सलूक आप करोगे हम सही समझेंगे। बेसिकली दे होप कि सामने वाला छोड़ देगा। फर्स्ट दे वर अरेस्टेड, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था ऑब्वियसली, बिकॉज हमने प्रॉमिस किया था। एंड दैट इज द इंडियन आर्मी। मॉरल हाई ग्राउंड है हमारा, मॉरल हाई ग्राउंड होता है। इनफैक्ट पाकिस्तानी आर्मी इस चीज के लिए बहुत बदनाम है। वो अपनी डेड बॉडीज भी नहीं लेके जाते, बीट कारगिल वॉर, बीट 75, बीट 71, बीट 65 वो छोड़ देते, वो लेने से मना कर देते हैं। इंडियन आर्मी उनको उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली उनको बरी करती है, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी उसका हो। अगर मुस्लिम है तो इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से बरी करती है, कोई हिंदू है बाई चांस तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। इंडियन आर्मी इज प्रॉब्ली द मॉरल हाई ग्राउंड ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, इट इज ऑल्सो मॉरली ग्रेट आर्मी, ठीक है। और उससे क्या हुआ, उससे निकल के आया बांग्लादेश। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हमने फाइनली बांग्लादेश को लिबरेट किया, उसके लोगों को लिबरेट किया। ये देखिए मुक्ति बाहिनी सेना है और बांग्लादेश के रूप में ये निकल के आया। बांग्लादेश से आज हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं। इनफैक्ट 3 दिसंबर को उन्होंने फर्स्ट एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने इंडिया पे, ठीक है। 16 दिसंबर को, सॉरी दिस इज नॉट 16 डेज, दिस इज 13 डेज। 13 दिनों में हमने वी स्प्लिट द पाकिस्तान इनटू 2, 2 टुकड़े कर दिए थे, ठीक है। इट इज ऑफन सेड कि कुछ नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 70 सालों में, और ये हम पाकिस्तान के टुकड़े कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ठीक है। इंडियन आर्मी ने बेसिकली भी स्प्लिट देम इनटू, और क्यों हुआ, उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से, उनकी खुद की कमियों की वजह से था इनफैक्ट वो, ठीक है। तो वो बात भी जानना बहुत जरूरी है। एंड इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने स्मार्टनेस का, करेज का, वैलर का इतना, मतलब इमेजिन यार 125 मेन अगेंस्ट टैंक रेजिमेंट। एक टैंक का गोला लगता है 10 आदमी उड़ जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे सिचुएशन सोचो, उन इंडियन फौजियों के माइंडसेट क्या रहा होगा कि सामने पूरी टैंक रेजिमेंट खड़ी है, 2,500 लोग खड़े हैं टैंक्स के साथ खड़े हैं, और 125 आदमी कह रहे हैं सर सुबह तक हम इनको यहाँ से आगे क्रॉस नहीं करने देंगे। दैट इज द करेज मैन, दैट इज द करेज, दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ करेज आई हैव, ठीक है। तो इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड डिवाइडिंग स्प्लिट, बेसिकली स्प्लिट कर दिया था हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में। एंड द लिबरेटिंग द सिटीजंस ऑफ बांग्लादेश, जो उनके ऊपर एट्रोसिटीज हुई थी। करंटली शेख हसीना वहां की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने स्टार्ट किया था। आज उनके इनफैक्ट इनकी पार्टी अभी अराउंड 300 में से 293 या कितनी सीट्स जीती है, क्लियर मेजोरिटी से जीती है। बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। 25 मार्च को मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट डे डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर ए सेपरेट कंट्री, उसी को ये लोग इंडिपेंडेंस डे मानते हैं, ठीक है। और आज अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, तो बांग्लादेश पाकिस्तान में हर चीज से आगे और काफी आगे, माइल्स है, ठीक है। इनका जूट का एक्सपोर्ट, दे हैव अ वेरी गुड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जूट्स का, क्लोथ्स का, इनफैक्ट आईटी सेक्टर भी वहाँ पे काफी बूम कर रहा है इनफैक्ट आज के टाइम पे, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम कोविड में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इंडिया को काफी लॉस हुआ था कोविड टाइम्स में, हमारी कंट्री को ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, बड़ी कंट्री है और सब कुछ एकदम शटडाउन हो गया था, तो पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की इंडिया से भी आगे निकल गई थी। बट दैट इज नॉट टू फेयर, हम दोबारा कर जाएंगे क्रॉस ऑब्वियसली, वो हमारी इकॉनमी एकदम से रैपिड फॉल हुआ था, दोबारा कर गए हम, ठीक है। तो पाकिस्तान की, अब देखो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, एक इंसान के पास अगर कितना पैसा, सारे पैसे को डिवाइड करे लोगों में, $2064, इधर $1130, जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2, पाकिस्तान 0.4, 4% पे तो कंट्री सर्वाइव करती है।
सर्वाइव ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान डाउनफॉल पे जा रहा है। जो फेल्ड स्टेट, जो पाकिस्तान को कहते हैं ना फेल्ड स्टेट आज के टाइम पे, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स की जीडीपी रैंक देख लो 39 41, ठीक है, चाहे किसी चीज में देख लो, हर चीज में बांग्लादेश शायद पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ, कुछ भी हुआ, किसी भी इंडेक्स में देख लो, ठीक है। अब तो इनफैक्ट क्रिकेट में भी हराने लग गए इनको, पाकिस्तान को। सो इट वॉज अ ग्रेट विन फॉर इंडिया, great victory for India, and it is the sign of Indian Army's high moral and courage, valor, और इन सब क्वालिटीज का जो मिशन है, आई डोंट थिंक इंडियन आर्मी से बेटर आप कुछ कह सकते हो, ठीक है। एज एन इंडियन आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, एंड दिस वाज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हाउ India liberated Bangladesh and its citizens, and why it is important for us to know these events. 16th of December विजय दिवस, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, वो एक लॉन्चे वाला की फाइट हो, इंडिविजुअल फाइट्स, चाहे PNS गाजी को डुबाने वाली चीज़ हो, ठीक है, और ये सब उसके ऊपर भी मूवी है गाजी अटैक एंड ऑल, ठीक है। सो उसके बाद इनफैक्ट ये हुआ था कि कारगिल वॉर इन्होंने और एक डायरेक्ट लड़ी थी, उसके बाद ये लोग सीख गए थे कि इंडिया को हम डायरेक्टली हरा नहीं सकते, तो इसलिए टेररिस्ट और स्लीपर सेल्स और इनका यूज़ करता है पाकिस्तान, डायरेक्टली इंडिया से कन्फ्लिक्ट में नहीं आता है। एंड जो पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है उसका रीज़न ही ये है कि वहाँ पे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। सी, लोग कहीं के बुरे नहीं होते, पीपल ऑलवेज वांट पीस एंड, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉब्लम इज जो पावर थी पाकिस्तान में, वो देश के आज़ाद होते ही, ठीक है, उनकी मिलिट्री के हाथ में चलेगी, एंड मिलिट्री लव्स कन्फ्लिक्ट, तभी उनकी वैल्यू रहती है। जैसे ही पीस आएगा, लोग मिलिट्री को नहीं गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, तो जानबूझ के कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाते रहते हैं वहाँ की आर्मी और वहाँ की मिलिट्री, सो दैट वो लोग पावर में रहें, ठीक है। एंड द रीजन पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट टुडे एंड इंडिया इज सच अ डेवलपिंग कंट्री, जितनी पेस इंडिया ने डेवलप किया है और जितने हाई स्टैंडर्ड्स आज इंडिया के हैं, वो इसी रीजन हैं कि वी हैव आवर आर्मी टू थैंक फॉर दैट। आर्मी इन द सेंस मिलिट्री सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे हैव हेल्ड अ मॉरल हाई ग्राउंड हमेशा से, एंड दे हैव हैड सच करेज, सच वैलर, एंड सबसे बड़ी बात, दे हैव बीन ए पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा मिलिट्री, आर्मी, नेवल, एयरफोर्सेज, पैरामिलिट्रीज कभी अपनी टांग नहीं अड़ाते हमारे देशी, दैट दे एक्ट एज अ शील्ड, वो सिर्फ शील्ड की तरह ही रहते हैं, अपने घर में स्वॉर्ड का काम नहीं करती, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया तो ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एंड वी हैव लॉन्च आवर CBSE कोर्स ऑन pepcoding.com/nados, नाडोस पे जाइए, लॉग इन कीजिए, साइट बनाइए, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नो कंडीशंस अप्लाई, इट इज ऑल फ्री अलॉन्ग विद ऑल दी कंटेंट, ऑल दी FAQs, MCQs, नोट्स, एवरीथिंग, ठीक है। एंड इट इज़ आवर एम कि सबको एजुकेशन मिले, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली एजुकेशन के केस में। और आइए pepcoding.com पे सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसी तरह से वहाँ पढ़ाते हैं CBSE और 11th और 12th का कंटेंट हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, और भी सारे कोर्सेज है, गेट हो, कैट हो, सब कुछ हम लेके आ रहे हैं डेली आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज विल ज्वाइन अस ऑन दैट जर्नी ऑल्सो। जब तक नेक्स्ट टाइम के लिए टेक केयर।